हेलो एवरीवन, माय सेल्फ महक। आज हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर जिग्नेश मिस्त्री और ये यूकॉन ओवरसीज इंडिया के फाउंडर है और आज हम इनसे जानेंगे स्टडी अब्रॉड के बारे में। हेलो सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए आपके और कंपनी के जर्नी के बारे में। हेलो, आई एम जिग्नेश मिस्त्री, द फाउंडर ऑफ यूकॉन ओवरसीज। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, टोटल 16 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आई हैव, जिसके अंदर मैं मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर मैं काम किया है। स्पेसिफिकली अगर मैं स्टडी अब्रॉड की बात करता हूं तो स्टडी अब्रॉड में 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, जिसमें मैंने काफ़ी हेडशिप भी हैंडल की है। लाइक पारुल यूनिवर्सिटी स्टडी अब्रॉड डेस्क की हेडशिप थी, दैट B2B नेटवर्क मैंने हैंडल किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने आज तक हेल्प की है टू अचीव देयर ड्रीम ऑफ स्टडी अब्रॉड, specifically in European countries. So that's what my journey about study abroad. That's great. तो सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि स्टूडेंट अपनी अब्रॉड की जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे और कौन सी कंट्री बेटर है वो कैसे डिसाइड करेंगे। Good question. So अगर हम बात करते हैं स्टार्ट्स की, तो हमने काफ़ी बार सुना होगा कि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो अंत डेफिनेटली अच्छा ही जाता है। यहाँ पर ही काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अगर हम कंट्री की बात करते हैं, कंट्री डिसाइड करने की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खाली एक फैक्टर को लेकर कंट्री डिसाइड करते हैं कि मेरा XYZ फ्रेंड वहाँ पर है, या फिर मेरा XYZ रिलेशनशिप वहाँ पर है, या फिर रिलेटिव्स वहाँ पर है, राइट। सो दिस इज नॉट द केस। अगर हम बात करते हैं स्टडी अब्रॉड की, तो वो जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए हमारी सोच से कि हमें कैरियर के अंदर में क्या अचीव करना है, बिकॉज दिस इज द मेन रीजन कि जब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, हम यहाँ पर नॉलेज ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी शुरुआत होनी चाहिए आपके कैरियर से। एक बार आपका कैरियर डिसाइडेड होता है तो फिर आप लुक आउट कर सकते हैं कि उस कैरियर के लिए कौन सी कंट्री सबसे सूटेबल है, कौन सी कंट्री आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। So this is the main point to decide the study abroad destination. इसके अलावा फिर काफ़ी सारे फैक्टर्स हम डेफिनेटली उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। फैक्टर्स लाइक कि कहाँ पर हमें फाइनेंशियल बर्डन्स कब लगेंगे, कहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशंस हमारे लिए सूटेबल है। सो ये सारे फैक्टर्स भी उसमें डेफिनेटली वर्क करते हैं। स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस की बात करें तो वर्ल्ड की 195 कंट्रीज है, तो डेफिनेटली आप कोई भी कंट्री के अंदर में स्टडी के लिए जा सकते हैं। खाली शर्त यही है कि उस कंट्री से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो आपको मेनली चेक करना होता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो सर, हमने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आप हमें यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बताइए कि कैसी कंट्री है, किस टाइप के कोर्स कर सकते हैं और किस टाइप की स्टडी हो सकती है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, सो टोटल 50 कंट्रीज आती है यूरोपियन यूनियन के अंदर में। उसमें से 44 कंट्रीज आर ऑन द मेन लैंड ऑफ द यूरोप। हम डेफिनेटली 44 कंट्रीज के अंदर में स्टूडेंट्स को नहीं भेजते हैं। मेन जो कंट्रीज हम डिसाइड करते हैं दैट आर द जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। ये 3 कंट्री इसलिए बिकॉज अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज को अगर हम देखते हैं तो ये 3 कंट्रीज है, जहाँ पर जर्मनी 3rd पर, फ्रांस 7th पर और इटली 8th नंबर पर आती है। इकोनॉमी क्यों देखनी है? बिकॉज हमें आफ्टर स्टडीज कैरियर चेक करना है उस कंट्री के अंदर। तो जहाँ पर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, डेफिनेटली इंडस्ट्री भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और अगर इंडस्ट्री है तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सेकेंड रीजन फॉर चूजिंग दिस कंट्रीज बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशन। यस, यू आर लिसनिंग करेक्ट। सो ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पर दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रूपी एज अ फी। खाली एक एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ठीक है, वही हमें पे करने पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि जहाँ पर हम ये डेस्टिनेशन चूज करते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन कम करता है। सेकेंडली, दिस आर द ओल्ड यूनिवर्सिटीज, दिस आर द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम्स। अगर हम इटली की बात करें, रोमन एजुकेशन सिस्टम से चली आ रही है। रोमन एम्पायर आप सभी ने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। तो ये काफ़ी पुरानी एजुकेशन सिस्टम है। जितनी पुरानी एजुकेशन सिस्टम होती है, उनके पास एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा होता है। सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग ओनली द बुकिश नॉलेज और द थियोरेटिकल नॉलेज, बट वो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द मेन बेनिफिट ऑफ द यूरोप। वहाँ पर स्टडीज के लिए हमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। प्रोग्राम्स की हम बात करें तो ईच एंड एवरी फील्ड्स आर देयर। जर्मनी के पास ऑटोमोबाइल मैकेनिकल फील्ड है, केमिकल फील्ड है, फार्मास्यूटिकल फील्ड है। सिमिलरली इटली के पास आर्किटेक्चर है, सिविल है, देन फैशन डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, बहुत सारी फील्ड्स होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक यूनिक कोर्सेज के लिए, तो यूनिक
यूनिक कोर्सेज भी बहुत सारे वहाँ पर मिल जाते हैं। मरीन टेक्नोलॉजी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अलावा फिर फार्मास्यूटिकल साइंस के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपको हमें मिलते हैं। स्पेसिफिक इटली की हम बात करते हैं तो ब्रांड मैनेजमेंट है, फिर देन फैशन डिजाइनिंग है पेरिस के अंदर में, फ्रांस में। सो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में। तो ये हम बेटर यही चूज करते हैं कि यूरोपियन एजुकेशन इज फार बेटर इफ वी कंपेयर इट विद अदर एजुकेशन सिस्टम्स। तो सर जैसे कि हमने सुना कि यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्लस फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करती है, तो सर इसके बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे? यस, सो स्टडी अब्रॉड अगर हम बात करते हैं तो स्टडी अब्रॉड इज नॉट जस्ट ड्रीम ऑफ अ स्टूडेंट, बट ये एक पूरी फैमिली का ड्रीम होता है। एक फैमिली अपने सारे संसाधन सारे रिसोर्सेज अपने बच्चों की स्टडी के ऊपर लगाती है। तो इस केस के अंदर मैं एज एन कंसल्टेंट, एज एन एडवाइजर, मैं डेफिनेटली यही एडवाइस करता हूँ कि, और यहाँ इवन मैं ट्राई भी यही करता हूँ कि स्टूडेंट और उसकी फैमिली के ऊपर हो सके उतना बर्डन कम लगे, उसके अलावा उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन सिस्टम मिले। अगर हम यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसे मैंने आगे बताया था, इट्स अ फ्री एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर फीस नहीं है। सो जो भी हम बाकी कंट्रीज में 20 लाख 25 लाख 30 लाख जो भी वॉट एवर फीस हम पे करते हैं, लिविंग कॉस्ट हम पे करते हैं, वो सारे कॉस्टिंग यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो जाता है फैमिली के लिए, एक स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में। उसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करते हैं, स्पेसिफिक इटली की हम अगर बात करते हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग काफ़ी स्कॉलरशिप्स जहाँ पर इवन लिविंग कॉस्ट जो एक बच्चे को वहाँ पर रहने का खर्चा होता है, खाने का होता है, ट्रैवलिंग का होता है, वो सारे एक्सपेंसेस भी एज अ स्कॉलरशिप वहाँ की गवर्नमेंट बैर कर लेती है। फ्रांस में जो भी बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट रेंट पे करता है, 25% ऑफ रेंट विल बी रिएम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सो ये काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं जो कि फाइनेंशियल बर्डन कम करते हैं एक स्टूडेंट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, सो दे आर द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़। इटली की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टॉप 500 QS रैंकिंग में आती है। वर्ल्ड की अच्छे से अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। स्पेसिफिक नाम लेके अगर बताऊँ, सैपिएंजा यूनिवर्सिटी जहाँ पर 1,20,000 स्टूडेंट एक टाइम पर पढ़ते हैं। सो दे आर द ह्यूज यूनिवर्सिटीज, वेल एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटीज, और साथ में ही आपको काफी सारे बेनिफिट देते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। इसके अलावा एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पर लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लैंग्वेज को एक बैरियर मानते हैं। इट्स नॉट अ बैरियर, इट्स काइंड ऑफ एसेट। एक नया सब्जेक्ट है जो आपको सीखना है। एक बच्चा पैदा होने के बाद अगर एनवायरनमेंट में अपनी लैंग्वेज सीख लेता है 2 साल के अंदर में, आप काफी मैच्योर हो जाते हो। 12th के बाद, बैचलर्स के बाद जब आप स्टडी अब्रॉड पर जाते हो, तो उस टाइम पर एक लैंग्वेज सीखना, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। जहां पर आपको ABCD से अगर कोई लैंग्वेज सिखा रहा है तो वो ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं लगती है आपको, राइट। तो यूरोप में काफी बेनिफिट्स है, यूरोपियन स्टडीज में भी काफी बेनिफिट्स है। वाह! तो सर मेरे और व्यूवर्स के दिमाग में एक बात आ रही है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, इटली और जर्मनी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो लोगों की चॉइस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में क्यों जा रही है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज पर लोगों का ध्यान क्यों जाता है, उसका एक सिंपल सा आंसर है अवेयरनेस। आज आप मार्केट में देखोगे बहुत सारे कंसल्टेंसीज है, वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो प्रमोट करते हैं अब्रॉड स्टडीज के बारे में। बट आप एक चीज नोटिस करोगे कि मेजरली जो कंट्रीज है वो आइदर कनाडा, USA, UK और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज होगी जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। सिंपल सा रीजन है, एक तो ईज ऑफ स्टडीज, लोगों को बहुत इजी लगता है और हमारे बच्चों को पहले से ही आदत हो चुकी है अभी इजी चीजें करने की। बट अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रियल में कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस केस में मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा यूरोपियन कंट्रीज। और ये सीरीज बनाने का, ये वीडियो बनाने का रीजन भी मेरे लिए वही है कि बच्चों को, लोगों को अवेयरनेस पहुंचे कि खाली टॉप 5 कंट्रीज ही नहीं है कि जहां पर हम स्टडी अब्रॉड के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे डेस्टिनेशंस है जहां पर स्टूडेंट्स जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हर एक को नहीं पता है। काफी सारे स्टूडेंट्स जर्मनी के लिए जाते हैं, इटली के लिए जाते हैं। सो डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज को भी एज अ डेस्टिनेशन चूज करना एक बेनिफिशियल हो सकता है। इंटरेस्टिंग। तो सर
मुझे आप एक बात बताइए कि स्टूडेंट को कब अब्रॉड जाना चाहिए, जैसे कि 12th पास आउट के बाद या तो फिर इंडिया में बैचलर्स खत्म करने के बाद? इन माई व्यू आप जितना जल्दी हो सके उतना शुरू करना ज़्यादा बेटर होता है। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है 12th के बाद ही आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाए, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर 3 साल का बैचलर या 4 साल का बैचलर कंप्लीट करोगे वहाँ पर आपका उतना ही बैचलर्स आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर बैचलर करते हो, बैचलर करने के बाद फिर बाहर जाते हो तो आपको अगेन 2-3 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड देन फिर आपका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होगा। सो माई स्ट्रॉन्ग व्यू इज आफ्टर 12th इट इज बेटर। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है 12th के बाद ही जाइए। अगर आपने बैचलर्स यहाँ पर किया है देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, वी हैव टू गो फॉर द मास्टर्स ओनली। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया या अब्रॉड, मतलब कहाँ स्टडी करना बेस्ट है? It's very easy question for me. There is no reason for comparison of India and other countries or even any other countries. ठीक है, जैसे मैंने बताया था हम सिर्फ और सिर्फ यही चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, कौन सी कंट्री हमारे लिए सूटेबल है, हम वही कंट्री के अंदर पढ़ाई करने जाते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग इंडिया विद अदर कंट्रीज। इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी कि अदर एजुकेशन सिस्टम है। हमारी कंट्री भी डेफिनेटली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। सो वी हैव द अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एज वेल। खाली एक ही चीज़ है जो है कंपटीशन। अगर हम इंडिया में पढ़ाई करते हैं हमें ज़्यादा कंपटीशन लगती है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम अब्रॉड में पढ़ाई करते हैं हमारे लिए कंपटीशन कंपैरेटिवली कम हो जाती है, हम वहाँ पर इजीली एंड क्विकली अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अदरवाइज एज पर माई व्यू देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एजुकेशन और अदर एजुकेशन। आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को लेकर बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टडी अब्रॉड को लेकर या तो फिर इंडिविजुअल कोई भी कंट्री को लेकर, तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक वीडियो सीरीज जिसमें आपको इंडिविजुअल कोई भी कंट्री को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून और बाय बाय गाइस।